गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रीवियस वीडियोस मैंने डाला था काफ़ी दिन पहले, तो मैं आज फिर से उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तो मैं बाकी लेसन्स जो है अपलोड नहीं कर पाया। बट स्टिल नाउ आई फील कि एवरीबडी इज़ एट होम, तो सबके पास अपॉर्चुनिटी है और अभी सारे कोचिंग सेंटर्स वगैरह भी बंद है। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सही टाइम है। हम चलो मिलके सीखते हैं, सारे चैप्टर कोशिश करेंगे कवर करने का। मैं जितना भी टाइम हो सके मैं निकाल के डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट जो मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर हैं उसके लेसन्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, है ना। तो यार, अगर आप इसको फर्दर नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। ताकि जब भी मैं कोई नया लेसन अपलोड करूँगा तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा और आप अटेंड कर सकते हो। मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हूँ। सो इन 2013 आई क्वालिफाइड जेई basically, and after that I have taught on different platforms like an academy, है ना। और काफ़ी जगह मैंने ऑफलाइन भी जाके पढ़ाया था और स्टिल आई एम काउंसलिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग एवरी ईयर। तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। दिस ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। और आई बिलीव कि यार सबको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम कंटिन्यूएशन में शुरू करते हैं। और आई होप कि यार सब लोग घर पे अच्छे से रह रहे हो और यू नो नोबडी इज़ फीलिंग एनीथिंग अनयूजुअल, है ना। तो अपना ध्यान रखो और फिर शुरू करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज़ जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, तो उसी का दूसरा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, छोटे-छोटे लेवल पे हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा ताकि यार बोरियत ना हो, है ना। घर पे बैठे हुए हैं, वैसे ही बोर हो रहे हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये दूसरा पार्ट है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएँगे। हम कोशिश करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली उनको अच्छे से समझेंगे। जेईई के लिए मैं एक जो मैंने जो ऑब्ज़र्व की थी वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार जेईई ना, अगर आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर है तो आप आसानी से उसके सवाल कर सकते हो। जेईई बस एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वो बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि यार बहुत एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे या और उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो देन आई बिलीव दैट यू शुड गेट आउट फ्रॉम दैट थॉट, है ना। और फिर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट की तरफ डिस्कस करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें ही ऐसी है जो अगर आपको याद रह गई तो फिर आप आसानी से कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो फिर प्रीवियस लेसन में हमने बेसिकली देखा था कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ना, उसकी क्या डेफिनेशंस है, उनके सबसेट्स वगैरह सारी चीज़ें देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जो है प्रीवियस लेसन का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो या मेरे चैनल पे सीधा जा करके आप वो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो जो दूसरा पार्ट है वो है बेसिकली प्लेन रिप्रेजेंटेशन। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेसन में बताया कि यार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में, जो हम रेक्टेंगुलर प्लेन जिसको बोलते हैं, उसमें अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो वो एक पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है ना। और पॉइंट में आपको पता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बात करो, 2D 3D, जब भी कोई पॉइंट बात करते हो तो उनका मतलब सीधा सा होता है कि जो एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी एक्सिस है उनसे उसका उस पॉइंट का क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिस्टेंस है बेसिकली उस दो पॉइंट का और ऑरिजिन के बीच में, जो एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन होता है ना। तो सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट भी कोऑर्डिनेट प्लेन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही कुछ रिप्रेजेंट करता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है यार, इसको ना साइंटिफिक लैंग्वेज में आर्गन डायग्राम बोला जाता है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आर्गन डायग्राम पूछा गया है तो उसका मतलब आपको सिंपली जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको बोल रहा है कि आप जो है ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, या फिर ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है। सिंपली इसका मतलब ये होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है आप प्लेन में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी ऑर्डर पेयर नया टर्म आ गया भाई, ये क्या होता है। ये होता है कि यार जैसे ऑर्डर पेयर क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड नंबर्स, है ना। क्यों? क्योंकि अरेंजिंग इन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, पेयर मतलब दो हो गया, ऑर्डर मतलब किसी भी ऑर्डर में होगा। ठीक है, ऑर्डर मतलब ये है कि अगर पहला पहली जगह पे है कोई भी नंबर और दूसरा दूसरे जगह पे है तो इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर 1 and 2। एट फर्स्ट प्लेस इज नंबर 1, एट सेकेंड प्लेस इज नंबर 2।
ठीक है, तो ये सिंपली हो गया ऑर्डर्ड पेयर। तो सिमिलरली इनका कहना ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे आपको पता है कि z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ भी जो भी मिल रहा है आप उसको लिखते हो जनरली। तो उसको रिप्रेजेंट करने, उसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं, उसको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखते हैं। अगर अगर आप z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लेते हो तो मतलब ये होगा कि पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा ए, और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा जिसको इमेजिनरी कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसको ऐसे लिखेंगे बी। तो ए और बी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे सिंपली, और कुछ नहीं है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो ये कन्वेंशन है कि जनरली हम रियल एक्सिस पर एक्स को लिखते हैं, या इस केस में ए को लिखते हैं। अगर आपका एक्स ए प्लस आइटा बी है और एक्स प्लस आइटा वाई है, तो आप रियल एक्सिस पे एक्स लेंगे और इमेजिनरी एक्सिस पे वाई लेंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना है ना। ये अब आपको पता है कि यार दो ही एक्सिस है और एक दोनों का हमें कोऑर्डिनेट पता है, दोनों का वैल्यू पता है एक्स और वाई का, तो आप जो है सिंपली इसको मार्क कर सकते हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जनरली आप देखोगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको एक्स बोला जाता है और इसको वाई बोला जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको थोड़ा सा नाम चेंज करके बोल दिया कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन होता है उसके बेसिस पे, और कुछ भी नहीं है। तो इस ये चूंकि आपको एक पॉइंट मिल गया, यही आपका पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसको आप ए प्लस आइटा बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी को आप अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका ए कॉमा बी हो जाएगा सिंपली, है ना। तो अब जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब जेड प्योरली रियल हो जाता है ना, तो प्योरली रियल के केस में क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी के केस में क्या होता है। तो सिंपल है यार, प्योरली रियल, रियल मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया। तो अब यार इमेजिनरी है ही नहीं, तो इस एक्सिस का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इस केस में क्या हो गया, लाइज ऑन रियल एक्सिस, सिंपल सी बात है। आप सिंपल ये भाषा देख करके आप लैंग्वेज से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस में जो भी लैंग्वेज दिए गए हैं आप उनको पढ़ के आराम आराम से समझ सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल, और लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जेई हर साल कोशिश करती है कि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड करें, है ना। और प्योरली इमेजनरी, अब आप लोग खुद ही बता सकते हो कि इसमें रियल प्योरली इमेजनरी ही है, रियल है ही नहीं, तो ये कहाँ लाई करेगा, रियल नहीं है, रियल नहीं, ये नहीं है, तो यहाँ इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा। सिंपल है, ये कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी में अगर रियल पार्ट ऑफ z है, तो उसको आप क्या लिखोगे, रियल पार्ट ये होता है जो हमने प्रीवियस लेसन में देखा था। वैसे भी आप देख सकते हो इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, तो ये होता है जो हमने प्रीवियस लेसन में देखा था। तो ये एक छोटा सा सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे यार नॉर्मल बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं नॉर्मल नंबर्स के साथ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये सब चीज़ें होती है। ये बहुत ही बेसिक क्या है कि बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बस जानना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी जगह काम भी आता है ये, है ना। तो कोई भी जो पेयर्स होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करता है ना, जो जिसको हम ऑपरेशनल रूल भी बोलते हैं, उसको अलजेब्रा के जो ऑपरेशनल रूल्स होते हैं उनको फॉलो करता है। मतलब अलजेब्रा के रूल्स क्या होता है, अलजेब्रा के रूल्स होते हैं कि सिमिलर वेरिएबल आपस में ऐड हो जाते हैं और डी सिमिलर आपस में मतलब उसको अलग अलग लिखते हैं। कहने का मतलब जैसे आप एडिशन कर रहे हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिया ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, तो सिमिलर नंबर के से रियल पार्ट जो है रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन कर लो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, और ये इमेजिनरी पार्ट से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका ये आ जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में जनरली हम नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करते हैं वही करेंगे, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे और जो रियल पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे। सिंपल है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि इमेजिनरी पार्ट एक साथ और रियल पार्ट एक साथ, बस, और कुछ नहीं करना है। तो आप इसको पहले अगर आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप ये भूल जाओ कि आइटा वगैरह है, ए प्लस बी और सी प्लस डी को आपस में मल्टीप्लाई करो और आइटा आइटा जहाँ जहाँ आ रहा था वहाँ लगा दो। और आपको मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने वैल्यू बताई थी कि जब आयोटा का पावर हो जाता है तो उस पावर को हम कैसे आयोटा में आयोटा और उसके नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जो मैंने आपको बताया था। तो आप अगर इसको लिखोगे तो ए सी माइनस बी डी हो जाएगा ये, और ये आयोटा आपस में क्लब होके जाएगा ए डी प्लस बी सी, है ना। ये सिंपली है। डिवीजन में भी सिमिलर होता है। डिवीजन में जिस तरह से आपको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर में डिवीजन हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो जो इसको है इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ए प्लस आइटा बी को कंफर्म। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी मेंस में आ चुका है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और उसको आपको बोल रहा है कि ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में या एक्स प्लस आइटा बी के फॉर्म में लिखिए।
तो सिंपली आपको उस तरह से लिखना है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, फंडा ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है उसको आप बेसिकली रियल नंबर बना दो। तो रियल नंबर अभी है नहीं है ऑब्वियसली, तो रियल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको c प्लस आईटा डी है तो c माइनस आईटा डी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आपने किया होगा, बहुत सारे लोगों ने मतलब ये एलिमेंट्री स्कूल का है कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं और रैशनलाइज करने के बाद जो है इसको हम कन्वर्ट करके a प्लस आईटा बी में लिख सकते हैं। तो रैशनलाइज करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये 9th 10th क्लास में आता है, तो यार आई होप सबको पता ही होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा और फिर आप ये आप लिख सकते हो। तो और चूंकि आप काफ़ी लोगों को ये लग रहा हो कि सर ये माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये आईटा का भी स्क्वायर आएगा तो एक और माइनस लेके आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सिंपली इसीलिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। कोई भी यार क्वेश्चन हो बीच में कहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो और मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ इसको, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। कोशिश करूँगा कि मैं इमीडिएटली रिप्लाई करने का, जो भी डाउट हो, और बेझिझक पूछो यार। मैं वैसे ही बता दूँ कि मुझे अच्छे नंबर्स आए थे मैथमेटिक्स में, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू, है ना। कुछ कुछ नोट्स है जो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो अभी हमने पढ़ा है उसके वहाँ तक का जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होता है वो लिख सकते हो। वो ये लिख सकते हो कि यार जो रियल नंबर्स के अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैलिड होता है ना। ठीक है। ठीक है, अगर आप पॉलिनोमियल उसको लेके चलते हो तो आप उसको अलजेब्राइक ऑपरेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर पे कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, है ना। और दूसरा, हम जनरली रियल नंबर में बात करते हैं इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज क्या होता है, कुछ जैसे मान लो 4 ग्रेटर देन 0, या ना -3 लेस देन 0। तो ये सब चीज़ें जो बोलते हैं इनको इनइक्वालिटी बोलते हैं, मतलब जो आपस में बराबर नहीं हो उसको इनइक्वालिटीज बोलते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। तो उस कॉम्बिनेशन में हम जो है रियल नंबर में काम करते हैं, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे अगर आप कहीं देखे हुए रहोगे कि z ग्रेटर देन 0, तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। या फिर आप देखोगे 2+3i लेस देन 3+4i, तो ये आपस में कोई भी मीनिंग शो नहीं करता, इससे आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हो कि क्या हो रहा है। जनरली अगर मान लो दिया गया है कि 2 लेस देन 3, तो इसका कोई मतलब है, ठीक ठीक है ना। लेकिन अगर आपको वही दे दिया 2+3i लेस देन 3+4i, तो आप बता ही नहीं सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे आपको 4 5 दे दिया, तो ये ओबियसली रियल नंबर है, तो आपको पता है कि कौन सा साइन आना है, 4 लेस देन 5। बट इसमें नहीं होता है। जनरली हम ये भी देखते हैं कि जो आप रियल नंबर की अगर बात करते हो तो उसमें अगर दो रियल नंबर है ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी होता है जब ए और बी दोनों आपस में 0, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है ना। ये आपने रियल नंबर में पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, और नहीं पढ़ा होगा तो ये जान लीजिए कि जब भी दो रियल नंबर का सम जो है, स्क्वायर का सम कभी भी 0 नहीं होता है। वो 0 तभी हो सकता है जब वो आपस में दोनों रियल नंबर 0, यही कहने का मतलब है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि z1 और z2 बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इमेजनरी पार्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि ये दो, इसका जो स्क्वायर है इसका जो स्क्वायर है आपस में कैंसिल आउट हो जाए और ये आपको 0 वैल्यू दे। तो ये होता है, आप ये सिंपली जान सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है, और इसके आगे मैं अगले लेसन में कंटिन्यू करूँगा। आप इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को यार जो जेई की तैयारी कर रहा है उसको बोलो ये सब देखने के लिए। और कोई भी डाउट है और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि वो चैप्टर जो है यार आपके आपके पास लेके आऊँ और उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करूँ। जो भी डाउट्स हैं, जो भी थियोरीज हैं, वो मैं अच्छे से डिस्कस करूँ। तो आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। हम मिलते हैं अगले लेसन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ध्यान रखो यार सारे लोग अपना।